नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि संसद में भी विशेष चर्चा हो रही है और यह विषय है भारत के संविधान का 75वां वर्ष चल रहा है ये। तो इस पर संसद में विशेष चर्चा हो रही है 2 दिन के लिए। तो संसद में जो चर्चा हो रही है वो क्या हो रही है और होनी क्या चाहिए थी, इन दोनों पक्षों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि तब से लेकर के और ये अपना 75वें वर्ष का सफर पूरा करने वाला है। जिस दौर में हम आजाद हुए थे उसी दौर में और भी देश आजाद हुए थे, वहां पर भी संविधान बना था, संविधान लागू भी हुआ था, लोकतंत्र की स्थापना भी की गई थी संविधान के माध्यम से। लेकिन कुछ ही समय बाद संविधान विफल हो गया। लेकिन हमारा संविधान विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए भी और 75वां वर्ष अपना पूरा करने वाला है। तो यह गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए है कि जिन लोगों ने इस संविधान को बनाया था उन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष में राज्य सत्ता किस तरह से लोगों को पीड़ित करती है, इस बात का उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव किया था ब्रिटिश शासनकाल में। और यह एक विशेष बात है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जो धूप से व्याकुल होकर के आता है वही जानता है कि पेड़ की छांव का महत्व क्या होता है। तो हमारे उन संविधान निर्माताओं ने जो पीड़ा बर्दाश्त की थी ब्रिटिश शासनकाल में, समाज के विकास को अवरुद्ध होते हुए उन्होंने जिस तरह से देखा था, जिस तरह से शोषण को देखा था, समाज की स्थिति को देखा था, तो उन्होंने यह दृढ़ संकल्प लिया था कि जब हमें मौका मिलेगा और निश्चित तौर पर हम उस मौके को प्राप्त करेंगे तो हम अपने देश के लिए एक ऐसा संविधान बना करके देंगे जिसमें लोकतंत्र होगा, लेकिन लोकतंत्र में लोक प्रभावी होगा, तंत्र नहीं। यानी तंत्र को प्रभावी नहीं होने देंगे, लोकशाही प्रभावी होगी। इस तरह का उनका विजन था और उन्होंने हमारे लिए ऐसा संविधान बना करके दिया जिसमें समाज के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति को भी सत्ता में साझेदारी का अवसर प्राप्त हो। समाज में अंतिम छोर पर स्थित जो व्यक्ति है, जैसे हम वंचित समूह कह दीजिए, हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति कह दीजिए, गरीब तबका कह दीजिए, शोषित तबका कह दीजिए, किसी भी शब्दावली से आप संबोधित कीजिए, यानी ऐसे वर्ग को भी हमारा यह संविधान सत्ता में साझेदारी का अवसर देता है और उसके लिए ऐसे अवसरों को उपलब्ध कराता है कि न केवल वह स्वयं बल्कि वह अपने परिवार को एक गरिमामयी जीवन जीने के लिए अपने परिस्थितियों में बदलाव ला सके। इस तरह की व्यवस्था देता है आपका यह संविधान। निश्चित तौर पर हमारे संविधान निर्माताओं की यह गहरी सूझबूझ थी कि उन्होंने समाज के सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए, समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए, भारत की भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, इसकी ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इतने बेहतरीन संविधान का निर्माण किया जो अपने आप में अद्भुत है। और उनकी सूझबूझ का पता इस बात से चलता है कि समाज के उस अंतिम छोर तक राज व्यवस्था को लेकर के जाना, उसके हितों का संरक्षण करने के लिए उन्होंने संविधान निर्माण के स्तर पर ही, जब शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत के स्तर पर ही उन्होंने इस बात का संदेश दे दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित समाज से आते थे लेकिन अद्भुत क्षमतावान व्यक्ति थे, बहुत सारी उनके पास डिग्रियां थीं, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे
देशों में उनके लिए नौकरियों के अवसरों की कोई कमी नहीं थी, वो अपना बेहतर जीवन जी सकते थे वहां। लेकिन वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपने व्यक्तिगत हितों के स्थान पर समाज के कमजोर, पिछड़े, पीड़ित तबके के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि यह व्यक्ति संविधान सभा में होना इसका बहुत जरूरी है। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिमी बंगाल से, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां से जीत करके संविधान सभा में गए थे। तो वो तो पाकिस्तान में चला गया, तो संविधान सभा से आउट हो गए। तो फिर संविधान सभा में उन्हें कैसे लाया गया? तो बॉम्बे से एक सीट खाली कराई, यानी रिजाइन दिलवा करके, और फिर वहां से उन्हें चुनाव जितवा करके संविधान सभा में लेकर के आए। तो ये उन पर उपकार नहीं था कि उनको उपकार कर रहे हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनका विजन, उनकी सोच और उस समाज को रिप्रेजेंट करने की जो मनोभाव से जो क्षमता है वो उनके पास थी और स्किल भी थी। इसलिए उनको लेकर के आए थे और उनको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई संविधान सभा में कि प्रारूप समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और उसमें 6 सदस्य और भी थे उनके अलावा, वो भी उम्दा किस्म के लोग थे। अनुभव और ज्ञान को लेकर के कोई किसी से कम नहीं था। एक से एक दिग्गज लोग थे इस समय, और सबका एक ही मोटिव था कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्टैब्लिश करने वाला संविधान दिया जाए और राष्ट्र ही सशक्त हो। इसके साथ साथ इसके जो सामाजिक जीवन है, समाज है, वो एक समता मूलक समावेशी समाज हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन जी सके। इस तरह के विजन के साथ उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, जिसमें लंबा समय लगा। विश्व के 60 से अधिक संविधानों को उन्होंने देखा, समझा कि क्या उनमें मजबूतियां हैं, क्या उनमें कमियां हैं। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, फिर भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह संविधान बनाया। निश्चित तौर पर इस संविधान की जो यात्रा है, इसमें कुछ गड़बड़ियां भी हुई हैं और कुछ बेहतरता भी है। दोनों ही स्थिति आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाद के कालखंड में जो राजनीतिक दल हैं या जो आपके राजनीतिक व्यक्तित्व उभर करके आए, उन्होंने भी अपने स्तर पर जिस लेवल पर वो योगदान दे सकते थे, उन्होंने अपना योगदान दिया। 75वां वर्ष है ये। तो संविधान में चर्चा की जो बात हो रही है, तो वो संसद में एक विशेष सत्र रखा गया है। तो संसद में ही ये सत्र क्यों रखा है, इसकी भी अपनी एक वजह है। वजह यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में जिन मूल्यों, जिन आदर्शों, जिन सिद्धांतों की बात की है, जिससे कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में और यहां का जो समाज है वो समता मूलक समावेशी समाज के रूप में एक गरिमामयी जीवन जी सके, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय और परिस्थिति के अनुसार एक महापंचायत के गठन का प्रावधान किया है संविधान में। और वो जो सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त क्या है, आपकी महापंचायत है, जिसे आप संसद कहते हैं। इसी संसद में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बैठते हैं और वहां बैठकर के बहस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और संविधान के दायरे में संविधान के सिद्धांत, संविधान के मूल्य, संविधान के आदर्श, उनको ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज की हमारी आवश्यकता क्या है और भविष्य में हमारी पीढ़ियों की आवश्यकता क्या है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो नीति निर्माण करते हैं, वहां कानून का निर्माण करते हैं। और उन नीतियों और उन कानूनों को जो क्रियान्वयन करने वाली संस्था है, जिसे हम सरकार कहते हैं, जिसे हम सत्ता पक्ष कहते हैं, उस पर यह संसद नियंत्रण भी करती है। और नियंत्रण करने के उसके तरीके होते हैं कि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। उनको जवाबदेह बनाने के लिए उनके विरुद्ध प्रस्ताव भी लेकर के आते हैं, और अगर वो ठीक से काम नहीं करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा भी देते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आपकी संविधान में दी हुई हैं।
तो संविधान में जो ये चर्चा चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई इस चूंकि जिम्मेदारी किसको दी गई है, संसद को दी गई है कि संविधान के अनुसार जो संविधान के मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, राइट, जो आदर्श हैं, उसके अनुसार समाज को व्यवस्था देने के लिए विधि बनाना, लोक नीति का निर्माण करना, ये इसी की जिम्मेदारी है। और ये क्रियान्वयन करने वाला जो सिस्टम है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी यही तय करेगी। तो इसको बड़ी जिम्मेदारी दी है संविधान ने संसद को। तो उस पर शीतकालीन सत्र है, 2 दिन के लिए उस पर विषय आवंटित किया गया कि भाई संविधान पर चर्चा होनी है। संसद के अंदर सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष का मतलब है कि जो ये कानून बनेंगे, जो नीतियां बनेंगी, उनकी पहल करेगा, कानून बनवाने के लिए पहल करेगा, नीति बनवाने के लिए पहल करेगा, और जब ये यहां बन जाएंगी तो फिर उन्हें समाज के बीच लेकर के जाएगा और उनका क्रियान्वयन करेगा। तो वो क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, इस बात को भी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष की। यानी विपक्ष क्या करेगा कि जब आप कानून लेकर के आ रहे हैं तो उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना कि भाई ये कानून संविधान सम्मत है या नहीं, या देश या समाज हमारा है उसके अनुरूप है या नहीं। तो उस समय वो अपने विचार रखता है बहस के माध्यम से, राइट, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब बनकर के तैयार हो जाता है तो आपने जिस उद्देश्य से बनाया था उसी उद्देश्य के अनुसार उस कानून का या उस नीति का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इस बात को विपक्ष को चेक करना होता है पार्लियामेंट के अंदर, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी प्रश्न पूछ करके, राइट नाउ विशेष बहस आमंत्रित करके। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे संविधान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही अपनी जिम्मेदारी है और एक दूसरे का विकल्प नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष का विकल्प नहीं है और विपक्ष है वो सत्ता पक्ष का विकल्प नहीं है। इन दोनों का सह अस्तित्व है और ये दोनों ही संविधान के प्रति अकाउंटेबल हैं। ऐसा नहीं है संविधान एक है, संविधान के प्रति अकाउंटेबल हैं। आपका काम क्या है और आपका काम क्या है, आप अपने अपने काम को बेहतर तरीके से कीजिए। संविधान ने यही निर्देशित किया है सत्ता पक्ष और विपक्ष को। तो जायज सी बात है कि जब 75वां वर्ष चल रहा है तो यह हमें चर्चा का विषय होना चाहिए कि हम कहां तक पहुंचे, क्या चीजें हमारी छूट गई और क्या चीजें हमारी जो है छूटनी नहीं चाहिए थी, जो समय पर अभी लागू नहीं हुई है तो उनको लागू कर देना चाहिए। ये सारी बहुत सारी बातें चर्चा का विषय हो सकती हैं, लेकिन संसद में हो क्या रहा है जरा अब उस पर दृष्टिपात करते हैं थोड़ा सा। आइए, अभी मैंने जो आपको ये बात बताई थी सेम वही बात है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 75वां वर्ष चल रहा है, हमारे लिए गर्व का विषय है। ठीक है। दूसरी बात, संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान का निर्माण ऐसे लोगों ने किया जो अनुभव सिद्ध थे, जिन्होंने राज व्यवस्था की जो पीड़ाकारी अवस्था है उसको भोगा था उन्होंने, और फिर उन्होंने ये फैसला लिया था कि हम अपनी पीढ़ी को सरकार यानी सत्ता की पीड़ा से नहीं भोगने देंगे। यानी कोई भी जो सरकार में कोई भी बैठे लेकिन वो तानाशाह न बन पाए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन तंत्र हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, कोई भी हो, यानी किसी के लिए भी तानाशाह नहीं बनने की परिस्थितियों पैदा न हो, इसके लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं इस संविधान के माध्यम से। ठीक है। आगे की बात निकल करके आ रही है यहां कि उन्होंने ऐसा संविधान आपको बना करके दिया है जो कैसा संविधान है कि लोकतंत्र में लोक प्रभावी रहे, तंत्र प्रभावी नहीं, और इसमें अंतिम छोर पर स्थित जो व्यक्ति है उसको भी सत्ता में साझेदारी दी गई है। उठा करके देख लीजिए, यह संविधान ही है कि आज द्रौपदी मुर्मू जिस समाज से आती हैं, अगर यह संविधान नहीं होता तो क्या उस समाज से आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सकता था? या वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, अब ऐसा नहीं है किसी राजा के घर में पैदा हुए हों, राइट, जिस बैकग्राउंड से आए हैं उस बैकग्राउंड से अगर आप उठा करके देखेंगे तो आज एक सर्वोच्च सत्ताधारी पद पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में।
ये संविधान ही है आपका। ऐसे अनगिनत आपको उदाहरण देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट, अनगिनत। अरे भाई, कोई साधन संपन्न परिवार में पैदा हुआ है, वो अगर सत्ता में पहुंच जाता है तो ये तो हर कालखंड में ऐसा हुआ है, उसके लिए कौन नई बात है। नई बात और रेखांकित बात यह है कि जो दबा है, पिछड़ा हुआ है, एकदम जिसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट ना, समाज उसको ये बेकार समझ लेता है, जब वो भी वहां से उठ करके मुख्य धारा में और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर खड़ा हो जाए, तो ये अपने आप में उस संविधान की क्या है, ये उपलब्धि है, राइट ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, साधारण उपलब्धि नहीं है। बहुत सारे संविधान बने और कब के खत्म हो गए और फिर उनकी जगह दूसरे संविधान आ गए। आप अपने पड़ोस में पाकिस्तान में आप उठा करके देखिए, आप अपने पड़ोस बांग्लादेश में आप उठा करके देखिए, आप अपने पड़ोस नेपाल में उठा करके देखिए, आप अपने पड़ोस श्रीलंका में आप उठा करके देखिए, क्या स्थिति रही है। दक्षिण अफ्रीका में आप उठा करके देखिए, राइट, चीन में आप उठा करके देख लीजिए, राइट ना। जैसे लोकतंत्र की बात होती है, किस तरह का लोकतंत्र है वहां। बहुत सारी जगह इस तरह की चीजें आपको देखनी। अभी आप एशिया में आप उठा करके देख लीजिए, मध्य एशिया में आप उठा करके देखिए, मध्य पूर्व एशिया में आप उठा करके देखिए, क्या हालात हैं, राइट। दिस इज द थिंग्स। तो आ जाइए, अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी सत्ता में साझेदारी का अवसर दिया गया है। इसमें अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने की परिस्थितियां दी हैं इस संविधान ने। और इस संविधान ने ऐसा राष्ट्र निर्माण का माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान दिए हैं कि न केवल भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्टैब्लिश हो, बल्कि यहां का जो समाज है वो समता मूलक, समावेशी और गरिमामयी जीवन जी सके। इस तरह का संविधान बना करके दिया है। इसकी जिम्मेदारी क्या है? समय और परिस्थिति के अनुसार यह जिम्मेदारी किसको दी है? पार्लियामेंट को दी है। पार्लियामेंट को क्या जिम्मेदारी दी है आपने? पार्लियामेंट को जिम्मेदारी दी है क्योंकि यह महापंचायत है। मैंने अभी आपको बताया कि यहां बैठकर के कानून बनते हैं, यहां बैठकर के लोक नीतियां बनती हैं संविधान के अनुसार, और उनके क्रियान्वयन को फिर चेक किया जाता है कि वो सही दिशा में क्रियान्वयन हुआ है या नहीं। तो इस संसद में जो बहस चल रही है, तो ध्यान से आप समझिएगा, इसमें बहस चल क्यों रही है। क्वेश्चन ये है कि आखिर संसद में इसके लिए क्यों आयोजित की गई बहस? क्योंकि जिम्मेदारी संविधान ने उसको बड़ी दी है, इसलिए बहस हो रही है वहां। और यह एक अच्छा अवसर है कि 75 वर्ष गुजर रहे हैं, तो संसद इस बात पर विचार करना है, क्योंकि मेन तो वही है। न्यायपालिका तो यह देख रही है कि व्यवस्था जो संविधान है और संविधान सम्मत कानून है, उनके अनुसार व्यवस्था चल रही है या नहीं चल रही है, उसका तो यह काम देखने का है। लेकिन बदलाव लाने के लिए कानून बनाना और उस कानून को वहां तक लेकर के जाना, लोक नीति बनाना और लोक नीति को वहां तक लेकर के जाना, यह जिम्मेदारी किसके पास है? संसद के पास है। तो आ जाइए, यानी इसलिए यह बहस हो रही है। लेकिन ध्यान से आप समझिएगा, सत्ता में यानी संसद में सत्ता पक्ष होता है और विपक्ष होता है, दोनों ही हैं आपके। सत्ता पक्ष सरकार हो गई, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है मैंने आपको बताया। लेकिन अभी हो क्या रहा है इस बहस में? अभी बहस क्या हो रही है? बहस यह हो रही है कि आरोप प्रत्यारोप पर चल रहा है। यानी विपक्ष आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष प्रत्यारोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाई आप संविधान खतरे में है, आपकी वजह से आप संविधान के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई मैं 100% संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हूं और मैं संविधान के अनुसार ही काम कर रहा हूं। आप जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि आप लोगों ने क्या किया है। और फिर वो इतिहास में चला जाता है सत्ता पक्ष कि आपके दादे ने क्या किया था, परदादे ने क्या किया था। ये सारी बातें आजकल आपको संसद में डिबेट के तौर पर देखने के लिए मिलेंगी, राइट। तो ये है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप तक क्यों चल रही है ये बात? जबकि भाई संविधान पर चर्चा होनी थी, तो संविधान पर चर्चा होने के बजाय चर्चा कुछ आरोप प्रत्यारोप पर टिक गई है। ऐसा क्यों है? इसकी एक वजह है। वजह यह है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें जो विपक्ष है अभी, उसने एक मुद्दा उठाया था कि भाई जो सत्ता पक्ष है इसकी वजह से संविधान खतरे में है।
क्यों? क्योंकि ये आरक्षण को खत्म करने वाला है। जैसे ही ये बात कही तो जनता को ये बात कुछ समझ में आई कि कहीं ऐसा ना हो कि यार ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हों। तो जनता संवेदनशील हो गई, और संवेदनशील होना भी चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह की बातें निकल करके आई हैं, तो भाई हमारा संवैधानिक दस्तावेज इतना बेहतरीन दस्तावेज है कि जिसकी वजह से अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को भी अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अगर उसमें इस तरह का बदलाव हो जाए, जब खतरे की बात कर रहा है, तो इसका मतलब अब जो साधन संपन्न है उसको दिक्कत थोड़ी नहीं होगी। दिक्कत किसको होगी? जो पिछड़ा है, जो पीड़ित है, जो वंचित है अभी भी, राइट, उसको परेशानी होगी ना। और जायज सी बात है कि सत्ता पक्ष को कुछ सीटों का नुकसान हो गया और विपक्ष को कुछ सीटों का फायदा हो गया इस मुद्दे की वजह से। तो अब विपक्ष को तो क्या लग रहा है कि यार हमारा ये तीर चल गया, तो अब इसी को थोड़ा सा कायदे से समाज में लेकर के जाएं कि ये लोग संविधान को जो है खतरा हैं, तो फिर अगली बार हम सत्ता में आ जाएंगे। अभी हमें कुछ सीटें मिली हैं तो अगली बार ज्यादा आ जाएंगे। तो ये बेवकूफी है और कुछ नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है, सोशल मीडिया का जमाना है स्ट्रांग, और जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो केवल आप समझाएंगे तो आपके समझने से जनता नहीं समझेगी। जनता खुद भी देख रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत आ चुकी है सिस्टम में, पहली बात। दूसरी, यानी काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। तो संविधान खतरे में है या नहीं, ये समाज अब देख रहा है अच्छे से, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि चूंकि सत्ता पक्ष को कुछ सीटों का नुकसान हो गया, क्योंकि उसने तो ये देखा था कि मुझे कितना हो जाएगा 400 पार, और 400 पार का नारा दिया और पता चला कि वो 272 भी नहीं ला पाया, तो वो भी सेंसिटिव हो गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो समझा रहे हैं कि संविधान खतरे में हमारी वजह से, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ है या नहीं है, लेकिन खामा अगली बार सत्ता से बाहर हो जाए, इस बार तो सत्ता जाते जाते बची है। तो वो बहुत सेंसिटिव हो गया है, तो वो फिर पलटवार कर रहा है। तो कॉपी आप लहरा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, संसद में क्या हो रहा है कि भाई दूसरे वाले ये कह रहे हैं कि संविधान की कॉपी जेब में रख करके चल रहे हैं, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम तो भाई सिर पर रख करके चल रहे हैं संविधान को। यानी दोनों लोग जनता को यह समझा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा, बहस संविधान पर होनी है, लेकिन अब बहस कहां चली गई है कि विपक्ष तो यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सत्ता पक्ष है ना, इसकी वजह से संविधान खतरे में है, राइट, और यह संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है। सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि यह झूठ बोल रहा है, यह गलत बरगला रहा है आप लोगों को, बल्कि इन लोगों ने ही संविधान को वास्तव में खतरा पैदा किया था। तो वो नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, वो अनुच्छेद 356 को लगाने की बात करते हैं, और वो संविधान में इस तरह के संशोधन की बात करते हैं कि भाई देखो इन्होंने कैसे कैसे संशोधन किए थे, तो इनको लगता है कि जैसे इन्होंने किया था वैसे ही हम करेंगे। तो हमने कहा किया, जरा देखिए, बस यही चल रहा है। तो ये बहस टिक करके यहां तक चल रही है, और उसकी वजह क्या है ये मैंने आपको बता दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, ध्यान से आप समझिएगा, ये चल रहा है। अब इस बहस में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें हो गई। अब हो क्या रहा है इसमें, ये कितनी विचित्र बात है। मैंने अभी आपको बताया कि आप एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप जो कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस डिबेट से क्या होगा, ठीक है, आपको कुछ सीटें मिल गई और आपको कुछ सीटों का नुकसान हो गया, तो ठीक है, वो जनता को समझ में आ गया, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो जनता समझी हुई है। अब जरा भाई इस मोड़ से ऊपर उठिए, इससे बाहर निकल करके आइए। पूरा संसद का सत्र है राइट नाउ, वो लगभग इसी वाद विवाद में भेंट चढ़ गया है, तो हंगामे से कुछ होने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप दोनों ही संविधान के प्रति अकाउंटेबल हैं और दोनों की ही अपने अपने लेवल की जिम्मेदारी है। तो हो क्या रहा है, विचित्र बात क्या है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों ही समान रूप से संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन संविधान को लेकर के दोनों का दृष्टिकोण क्या है, अलग अलग है वर्तमान में। यह विचित्र बात नहीं है तो और क्या है। यानी वो कह रहा है कि तुम संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हो, और वो कह रहा है कि भाई हम तो संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा इतिहास संविधान के अनुसार नहीं रहा है। यही बात हो रही है अनुपालना को लेकर के। तो यह ठीक नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में संविधान को लेकर के सहमति नहीं बनेगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। भाई
सहमति संविधान को लेकर के कि भाई आप भी संविधान के अनुसार हैं और हम भी संविधान के अनुसार हैं, यह बात दोनों को महसूस करनी होगी, राइट। पहली बात। दूसरी बात क्या है, सत्ता पक्ष का अपना काम है कि संविधान के अनुसार वो कानून निर्माण का पहल करेगा, वो नीति निर्माण की पहल करेगा। विपक्ष की जिम्मेदारी यह है कि वो ये देखे कि कहीं इसमें गड़बड़ी तो नहीं है, तो उसको वो रेखांकित करे वहां पर। इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष यही कहता रहे कि नहीं भाई तुम तो संविधान को खतरा पैदा करोगे, तो कोई भी बदलाव लाने के लिए कानून लेकर के आ रहे हैं या कोई नीति लेकर के आ रहे हैं या स्वयं संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ रही है, तो आप तुरंत खड़े हो गए, हंगामा करना शुरू कर दिया, रोड पर उतर आए, तो इससे बात नहीं बनने वाली है, यह ठीक नहीं है। तो सत्ता पक्ष के लिए भी यह जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष को आप, अगर मान लीजिए आप संख्या बल में मजबूत हैं, विपक्ष उतना मजबूत नहीं है, तो आप उन्हें बहस के लिए अवसर न दें, या किसी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए समुचित समय न दें, या आप वो प्रश्न पूछ रहा है तो उस प्रश्न का उत्तर न दें, राइट ना। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को समुचित स्पेस दिया जाना चाहिए। ये संविधान है, अगर विपक्ष इसका उल्लंघन कर रहा है तो विपक्ष संविधान का उल्लंघन कर रहा है, और अगर सत्ता पक्ष इस बात का उल्लंघन कर रहा है तो इसका मतलब सत्ता पक्ष भी संविधान का सम्मान नहीं कर रहा है। ये दोनों ही संविधान का अपमान कर रहे हैं यदि आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, आ जाइए। ये तो हो रही थी बहस, लेकिन संविधान में चर्चा जो होनी थी, राइट नाउ, उस चर्चा में क्या होना चाहिए था जिससे देश की जनता को लाभ मिले। यानी अभी जो कल बहस हुई थी और आज अभी बहस आरंभ हो जाएगी 11 बजे से, राइट नाउ। तो ये जो बहस जो हो रही है, इससे क्या लाभ मिलेगा, आपके आरोप प्रत्यारोप से क्या होगा? क्योंकि आप तो केवल इसी बात पर सेंट्रलाइज हैं कि भाई मुझे कुछ सीटों का नुकसान हो गया, इसे कुछ सीटों का लाभ हो गया। तो लाभ पाने वाला ये कह रहा है कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा, और नुकसान जिसको हुआ उसको ये लग रहा है यार मैं सत्ता से बाहर हो जाऊंगा। बस इसी बात को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। तो यह स्थिति ठीक नहीं है, बहस इस पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहस इसी पर केंद्रित है। अब देखते हैं कि आज क्या होता है। चलिए आगे बढ़िए। बहस क्या होनी चाहिए थी कि इन 75 वर्षों में हमने जो संविधान की अनुपालना की, तो अनुपालना करते समय हमसे कहां, हमारी पहले की सरकारों से कहां गड़बड़ी हो गई थी, और उनसे क्या भूल हो गई थी, या हमसे क्या भूल हुई थी। अब यह भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात पर आपको ध्यान रखना था। यानी कि संविधान का सही तरीके से अनुपालन कैसे हो, इस बात पर आपको फोकस करना है, इस बात पर विचार करना था कि भाई एक प्रोटोकॉल डिसाइड कर लें कि भाई पहले ही संविधान में, यानी संसद में जाकर के हंगामा ना हो, उससे पहले ही आप मुद्दों पर क्या कर लें, बातचीत कर लें, भाई ये मुद्दा है, इस पर बात होनी है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम आप डेवलप करें, इस बात पर चर्चा करनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात क्या थी, कानूनों का निर्माण और उनकी अनुपालना संविधान के अनुसार कैसे हो, इस बात पर विचार विमर्श करना था। आपकी जिम्मेदारी यह थी, क्योंकि संविधान ने यही आपको जिम्मेदारी दी है कि संविधान के अनुसार कानून बनाना और संविधान के अनुसार ही उसकी अनुपालना हो, यह सुनिश्चित करने की बहस होनी चाहिए थी संसद के अंदर। संसद के अंदर वर्तमान में यह चर्चा होनी थी कि संविधान के अनुसार लोक नीति निर्माण करना और संविधान के अनुसार ही उन लोक नीतियों का क्रियान्वयन हो, यानी उनका अनुपालना हो, यह सुनिश्चित हो। तो इस बात पर आपको फोकस करना चाहिए था, लेकिन इन चीजों पर फोकस नहीं हो पा रहा है। फोकस किस बात पर होना चाहिए था आपका, ध्यान से आप समझिएगा। फोकस इस बात पर होना चाहिए था कि संविधान को लागू हुए 75वां वर्ष चल रहा है, तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं संविधान की जो अब तक लागू हो जानी चाहिए थी लेकिन लागू नहीं हुई हैं। आपने एक समान नागरिक संहिता की संविधान में बात की है, अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई है, तो उस पर आपको सहमति बनाने पर चर्चा करनी चाहिए थी कि भाई इस पर कैसे ये हो। बहुत सारी रूढ़िवादिताएं हैं समाज में अभी भी, उनको कैसे दूर किया जाए, इस पर मिलजुल करके एक सहमति बन पाए। ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर है, राइट, शासन तंत्र के अंतर्गत
बहुत कोशिशें की हैं सरकार ने, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं की हैं, पारदर्शिता लेकर के आई, पहले की सरकारों ने भी किया है, इस सरकार ने भी किया है, हर सरकार कुछ न कुछ योगदान तो करती है, ऐसा थोड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके यहां पर निश्चित तौर पर संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान के अनुसार काम होगा तो रिजल्ट तो मिलेगा ना। तो लेकिन जो भ्रष्ट आचरण हो रहा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर फोकस होना चाहिए था। फोकस इस बात पर होना चाहिए था कि निश्चित तौर पर संविधान सर्वोच्च है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी अभी की आपकी बहस को ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए निचोड़ के तौर पर कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान हमारे लिए एक ऐसा दस्तावेज है जिसने हमारे जीवन में उल्लेखनीय बदलाव किया है, विशेष तौर पर समाज का कोई भी वर्ग हो उस सभी वर्ग के हितों का क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, तो सर्वोच्च है। लेकिन संविधान ने स्वयं यह अनुमति दी है, और जिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आप बात कर रहे हैं कि बाबा साहब का ये दस्तावेज है, तो स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था कि हमने अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की परिस्थितियों को जिस तरह से हम सोच सकते थे उस सब को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ओर से एक बेहतरीन संविधान देने की कोशिश की है। लेकिन भविष्य की आने वाली पीढ़ियों पर हम इस संविधान को थोप नहीं रहे हैं। अगर उन्हें संविधान में ऐसा लगता है कि उनकी अपेक्षाओं के अनुसार इसमें कुछ चीजें नहीं हैं, तो उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? पार्लियामेंट के अंदर 2/3 बहुमत लेकर के आना है। तो 2/3 बहुमत ऐसे तो आ नहीं जाएगा, यानी लोकसभा में भी 2/3 बहुमत लेकर के आइए, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत लेकर के आइए और बदलाव कर दीजिए, राइट? क्योंकि 2/3 बहुमत का शासन, अब एक जज साहब है उन्होंने बोल दिया कि यह देश बहुमत के अनुसार चलेगा, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है अलग तरह से, राइट? हालांकि वो संदर्भ के साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा है कि भाई वो उन्होंने मुस्लिमों पर इस तरह से बात की है, सो एंड सो। लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि भाई जज हैं तो बहुमत का शासन चलेगा, बहुमत की चलेगी इस देश में, तो बहुमत की ही तो चलेगी। संविधान भी तो यही कह रहा है कि भैया बहुमत की चलेगी। लेकिन बहुमत की कैसे चलेगी? मनमानी नहीं चलेगी। ध्यान दीजिएगा, मनमानी नहीं चलेगी। बहुमत की चलेगी लेकिन मनमानी नहीं चलेगी। बहुमत की चलेगी किस तरह से? जैसे संविधान ने कहा है, संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के जो सिद्धांत हैं, उनके अनुसार बहुमत की चलेगी, बहुसंख्यक की चलेगी। अब यहां बहुसंख्यक का मतलब यह नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, भाई उसमें बहुसंख्यक का मतलब क्या है? यानी 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन हो रहा है तो बहुसंख्यक हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ियां हैं, सेंसिटिव हो गई हैं कुछ चीजें आपके यहां पर बहुत गंभीर रूप से, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन समाज है, हो गई हैं। मैं उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा चर्चा का विषय क्या है? संविधान को लेकर के है। आ जाइए। तो ये नहीं कि भाई संविधान है तो अब आपने उसको, ये बहुत अच्छी बात है कि आप संविधान को धर्म ग्रंथ के समान सम्मान दें कि भाई बाबा साहब का ये बनाया हुआ संविधान है, और बहुत अच्छी बात है, नमन। बाबा साहब भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, सब कुछ ठीक है। संविधान को गरिमा देना, संविधान का सम्मान करना, यह सबके लिए गर्व का विषय है और यह प्रतिबद्धतापूर्ण व्यवहार है। अगर जो भी, चाहे विपक्ष है या सत्ता पक्ष है या कोई भी है, अगर वो ये कहता है कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, संविधान से, तो ये एक जवाबदेह व्यवहार माना जाएगा, ये एक अच्छा व्यवहार माना जाएगा। लेकिन इसे धर्म ग्रंथ की तरह, मतलब जैसे कुरान है कि भाई इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, राइट नाउ, या और कोई धर्म ग्रंथ है आपका, जैसे कोई रामायण हो गई, राइट नाउ, ये कि भाई पहले से वेद हो गए, पुराण हो गए, कि बनकर के तैयार हो गया, यू हैव टू फॉलो, आपको इसी को फॉलो करना है, यानी आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे धर्म ग्रंथ हो गया कुरान, आपके पास ऑप्शन नहीं है उसमें एडिट करने के लिए। इसी तरह से आपका बाइबल, आपको एडिट करने का राइट नहीं है। वेद, आपको एडिट करने का राइट नहीं है। रामायण, आपको एडिट करने का राइट नहीं है। बना दिया, आइदर फॉलो, या तो आप अनुपालना करो या मत करो, राइट नाउ, मतलब, लेकिन एडिटिंग नहीं हो सकती उसमें। तो एडिटिंग नहीं हो सकती संविधान में, इस बात पर रिजिड होना यह गलत है। अगर विपक्ष ये
कोई भी कानून लेकर के आ रहे हैं या कोई सुधार करना चाहते हैं या संविधान में संशोधन करना चाहते हैं और सिर्फ यह कह करके कि बाबा साहब का बनाया हुआ यह संविधान है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, यह गलत है। क्योंकि आप स्वयं फिर बाबा साहब का क्या कर रहे हैं? बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने तो खुद कहा है कि समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में बदलाव की जरूरत रहती है और उस पीढ़ी को बदलाव करने का अधिकार है और हमने उस अधिकार का संरक्षण किया है अनुच्छेद 368 के तहत, यानी संविधान में संशोधन हो। तो धर्म ग्रंथ की तरह सम्मान देना यह अच्छी बात है, लेकिन धर्म ग्रंथ की तरह उस पर रिजिड हो जाना कि नहीं भाई इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, यह गलत है। राइट, यह नहीं होना चाहिए। तो इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए थी संसद के अंदर। राइट, इन बातों पर एक सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि भाई बदलाव हमें इस तरह के लाने हैं, तो बदलाव कैसे लाएंगे, इस पर एक सहमति तो समाज की अभी ये नीड है, तो उस नीड को कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए कानून के माध्यम से। और अगर कानून नहीं बन पा रहा है तो संविधान में संशोधन का भी प्रावधान किया हुआ है हमारे संविधान निर्माताओं ने। लेकिन संशोधन का मतलब यह नहीं है कि आप संविधान में ऊटपटांग टाइप से संशोधन कर देंगे, मनमाना संशोधन कर देंगे, यह सब नहीं। तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, राइट नाउ, वो देखेगा कि अगर आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को आप ठीक से निभाइए। तो यह होना चाहिए था किस पर? संसद में बहस को लेकर के। और निचोड़ यह निकल करके आ रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को लोकसभा के चुनावों से बाहर निकल करके आना चाहिए। ठीक है, कुछ सीटों को नुकसान हो गया, उनको कुछ सीटें मिल गई, तो अब इस आधार पर कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, न तो विपक्ष को कुछ मिलने वाला है, और अगर आप ये राग अलापते रहेंगे कि आपने संविधान को खतरे में डाला था, आपने ये था, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको दोनों को ही कोई लाभ नहीं मिलने वाला है इससे। राइट नाउ, मुद्दों पर आ जाइए, संविधान का वास्तविक क्रियान्वयन को लेकर के, उसके आदर्शों को लेकर के, उसके मूल्यों को लेकर के, उसके सिद्धांतों को लेकर के। अब देखते हैं कि ये लोग कब इस मोड से बाहर निकलते हैं। ये सत्र तो चढ़ गया भेंट, राइट नाउ, विंटर सेशन। अब आगे के सेशन में देखते हैं कि शायद इस मोड से निकल करके आ जाएं, क्योंकि अभी तो 2024 में इलेक्शन हुआ था, तो ना तो सत्ता पक्ष निकल करके आ रहा है उस मोड से बाहर, ना ही विपक्ष। विपक्ष तो एकदम रिजिड हो गया, उसको लग रहा है कि यार इतनी सीट मिल गई, अब तो मुझे मिल जाएंगी आगे। तो गलत फहमी में है। आप जिम्मेदार पूर्वक व्यवहार कीजिए और सत्ता पक्ष को भी जिम्मेदार पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, दोनों को ही। आज इतना ही, फिर इसी तरह के किसी मुद्दे को लेकर के आपसे बात होंगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मैंने अपनी ओर से अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार इस पर प्रकाश डाला है। आपको अगर उसमें कुछ लगता है कि नहीं, तो आप कमेंट के माध्यम से वो अपने विचार रख सकते हैं कि और इसमें क्या होना चाहिए। तो खुला मंच है ये, आप उसको रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो ये सारी बातें हैं, और किसी को भी इस जो चर्चा मैंने की है आज इस पर, उसका ध्येय एक संतुलित तरीके से अपनी बात रखने का था। लेकिन मैं भी एक व्यक्ति हूं, हो सकता है कुछ कोई सेंटेंस ऐसा हो जो किसी को अनकंफर्ट लगे, तो उसको दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्सप्रेशन है, विचार हैं, विचार रखे जाते हैं, राइट, और इन्हीं से चीजें आगे बढ़ती हैं। एक विमर्श का पहलू है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने कमेंट कीजिएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद।